नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अचीव टू गोल्स में। आज हम सब जानेंगे 6 सबसे महान व्यक्तियों की असफलताओं के बारे में और उनसे सीखेंगे कि जब भी कठिन परिस्थिति आए तो अपने लक्ष्य से नहीं भागेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, असफलता से सफलता से ज्यादा सीख मिलती है। अल्बर्ट आइंस्टीन की असफलता। अल्बर्ट आइंस्टीन की असफलता की कहानी वास्तव में उनके संघर्षों, गैर पारंपरिक सोच और दृढ़ता का मिश्रण है। अक्सर यह कहा जाता है कि वह गणित में फेल हो गए थे, जो कि एक मिथक है। वास्तविकता यह है कि वह गणित और विज्ञान में बचपन से ही प्रतिभाशाली थे, लेकिन उनकी शिक्षा प्रणाली से नाराजगी और सामाजिक चुनौतियों ने उनके शुरुआती जीवन को कठिन बना दिया था। उनकी प्रमुख असफलताओं और संघर्षों के मुख्य बिंदु। आइंस्टीन सिंड्रोम। आइंस्टीन ने लगभग 4 साल की उम्र तक बोलना शुरू नहीं किया था। उनके माता पिता को डर था कि उनमें सीखने की अक्षमता हो सकती है। शिक्षा प्रणाली से विद्रोह। उन्हें स्कूलों का सख्त अनुशासन और रटने वाली पढ़ाई पसंद नहीं थी। इस कारण उन्होंने 15 साल की उम्र में म्यूनिख का स्कूल छोड़ दिया था। प्रवेश परीक्षा में विफलता। 16 साल की उम्र में उन्होंने ज्यूरिख पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा दी, लेकिन वे फेल हो गए। हालांकि उन्होंने गणित और विज्ञान में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, लेकिन वे भाषा, जीव विज्ञान और इतिहास जैसे अन्य विषयों में सफल नहीं हो पाए थे। नौकरी के लिए संघर्ष। ग्रेजुएशन के बाद उनके विद्रोही स्वभाव और कक्षाओं में अनुपस्थित रहने की आदत के कारण उन्हें किसी भी प्रोफेसर से सिफारिश नहीं मिली। वे 2 साल तक बेरोजगार रहे और अकादमिक पदों के लिए बार बार ठुकराए गए। पेटेंट ऑफिस की नौकरी। अंततः एक दोस्त की मदद से उन्हें स्विस पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिली। इसी साधारण नौकरी के दौरान उन्होंने अपने खाली समय में वे शोध पत्र लिखे जिन्होंने भौतिक विज्ञान की दुनिया को बदल दिया। महत्वपूर्ण सीख। आइंस्टीन ने स्वयं कहा था, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। उनकी कहानी सिखाती है कि औपचारिक परीक्षा में असफलता या देरी से शुरुआत का मतलब यह नहीं है कि आप सफल नहीं हो सकते। दूसरी कहानी। वॉल्ट डिज्नी की कहानी दुनिया की सबसे प्रेरणादायक सफलता की कहानियों में से एक है, क्योंकि उनका साम्राज्य असफलताओं और संघर्षों की नींव पर खड़ा हुआ था। उनकी असफलताओं के कुछ प्रमुख मोड़। कल्पना शक्ति की कमी के कारण नौकरी से निकाला जाना। 1919 में वॉल्ट डिज्नी को कैंसस सिटी स्टार अखबार से यह कहकर निकाल दिया गया था कि उनमें कल्पनाशीलता की कमी है और उनके पास कोई अच्छे विचार नहीं हैं। विडंबना यह है कि वर्षों बाद डिज्नी कंपनी ने इसी अखबार को खरीद लिया था। पहली कंपनी का दिवालिया होना। 1921 में उन्होंने अपनी पहली एनिमेशन कंपनी लाफोग्राम शुरू की। वे एक बेहतरीन कलाकार थे, लेकिन व्यापार में अनुभवहीन थे। उनके वितरक डिस्ट्रीब्यूटर ने उन्हें धोखा दिया, जिससे कंपनी भारी कर्ज में डूब गई और अंततः दिवालिया हो गई। उस समय वे इतने गरीब थे कि उनके पास खाने के पैसे नहीं थे और वे अपने दफ्तर में ही सोते थे। अपने सबसे सफल किरदार को खोना। हॉलीवुड जाने के बाद उन्होंने ओस्वाल्ड द लकी रैबिट नाम का एक किरदार बनाया जो बहुत लोकप्रिय हुआ, लेकिन एक कानूनी दांवपेच के कारण उनके वितरक ने उस किरदार के अधिकार और डिज्नी के लगभग सभी एनिमेटरों को छीन लिया। इस बड़े झटके के बाद ही उन्होंने मिकी माउस का निर्माण किया। मिकी माउस और डिज्नीलैंड के लिए अस्वीकृति। मिकी माउस। जब उन्होंने मिकी माउस का विचार पेश किया
तो कई वितरकों ने इसे यह कहकर खारिज कर दिया कि एक बड़ा चूहा स्क्रीन पर महिलाओं को डरा देगा। डिज्नीलैंड बनाने के लिए उन्होंने लगभग 300 बैंकों से कर्ज मांगा था, लेकिन सभी ने उनके इस विचार को बेवकूफी भरा बताया और लोन देने से मना कर दिया। वॉल्ट डिज्नी की सीख। वॉल्ट डिज्नी का मानना था कि जीवन में जल्दी एक बड़ी असफलता का होना जरूरी है, क्योंकि यह आपको सिखाती है कि असफलता से डरने की जरूरत नहीं है। आज डिज्नी दुनिया की सबसे बड़ी मनोरंजन कंपनियों में से एक है। तीसरी कहानी स्टीव जॉब्स की कहानी केवल सफलता की नहीं, बल्कि गिरकर फिर से उठने की एक अद्भुत मिसाल है। उनकी असफलताओं के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं। कॉलेज छोड़ना। स्टीव जॉब्स ने केवल एक सेमेस्टर के बाद रीड कॉलेज छोड़ दिया था, क्योंकि उनके माता पिता की सारी जमा पूंजी उनकी पढ़ाई में खर्च हो रही थी। उस दौरान वे अपने दोस्तों के कमरों में फर्श पर सोते थे और भोजन के लिए इस्कॉन हरे कृष्णा मंदिर में मिलने वाले मुफ्त खाने पर निर्भर थे। अपनी ही कंपनी से निकाला जाना। 1985 में 30 साल की उम्र में जॉब्स को उसी एप्पल कंपनी से निकाल दिया गया जिसे उन्होंने अपने गैरेज से शुरू किया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और तत्कालीन सीईओ के साथ उनके गहरे वैचारिक मतभेद इस निष्कासन का कारण बने। एप्पल छोड़ने के बाद उन्होंने नेक्स्ट नामक कंपनी शुरू की। हालांकि यह तकनीकी रूप से उन्नत थी, लेकिन इसके कंप्यूटर बहुत महंगे होने के कारण बाजार में सफल नहीं हो पाए। एप्पल की बदहाली। जॉब्स की अनुपस्थिति में एप्पल कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। अंततः 1997 में एप्पल ने जॉब्स की कंपनी नेक्स्ट को खरीद लिया और वे फिर से सीईओ के रूप में वापस आए। स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां। 2003 में उन्हें एक दुर्लभ प्रकार के पैंक्रियाटिक कैंसर का पता चला। उन्होंने अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बावजूद एप्पल को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बनाया। मुख्य सीख। स्टीव जॉब्स ने अपने प्रसिद्ध भाषण में कहा था कि एप्पल से निकाला जाना उनके जीवन की सबसे अच्छी घटना थी, क्योंकि इसने उन्हें फिर से एक शुरुआत करने वाले बिगिनर की आजादी दी और उनके सबसे रचनात्मक दौर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने पिक्सार जैसी सफल कंपनी की स्थापना की। उनकी विरासत को और गहराई से समझने के लिए आप उनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। चौथी कहानी। ओपरा विन्फ्रे की कहानी गरीबी, व्यक्तिगत आघात और पेशेवर विफलताओं को मात देकर विश्व की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक बनने की प्रेरणादायक यात्रा है। उनकी प्रमुख असफलताओं और संघर्षों के मुख्य बिंदु। बचपन की अत्यधिक गरीबी। ओपरा का जन्म मिसिसिपी के एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें अक्सर आलू के बोरे से बने कपड़े पहनने पड़ते थे। निजी जीवन के आघात। 9 साल की उम्र से ही उन्हें अपने ही रिश्तेदारों द्वारा शारीरिक और मानसिक शोषण का सामना करना पड़ा। 14 साल की उम्र में वे गर्भवती हुई, लेकिन उनके बच्चे की जन्म के कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई। करियर की पहली बड़ी विफलता। 22 साल की उम्र में ओपरा को बाल्टीमोर के एक टीवी चैनल WJZ-TV में न्यूज एंकर की नौकरी मिली, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें यह कहकर निकाल दिया गया कि वे टेलीविजन के लिए उपयुक्त नहीं हैं, क्योंकि वे खबरें पढ़ते समय बहुत अधिक भावुक हो जाती थीं। रंगभेद और भेदभाव। करियर के शुरुआती दौर में उन्हें अश्वेत महिला होने के कारण रंगभेद और अपने शारीरिक स्वरूप के लिए अपमानजनक टिप्पणियों का भी सामना करना पड़ा।
सफलता का मोड़। अपनी विफलता को अवसर में बदलते हुए ओपरा ने महसूस किया कि उनकी भावुकता कमजोरी नहीं बल्कि उनकी ताकत है। उन्होंने टॉक शो की ओर रुख किया, जहां लोगों से जुड़ने की उनकी इसी कला ने उन्हें द ओपरा विनफ्रे शो के साथ विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। आज ओपरा न केवल एक सफल होस्ट हैं, बल्कि वे विश्व की पहली अश्वेत अरबती महिला भी बनी। उनकी कहानी सिखाती है कि हमारे अतीत के घाव हमें परिभाषित नहीं करते, बल्कि हमारी दृढ़ता हमारा भविष्य तय करती है। पांचवें महान व्यक्ति। माइकल जॉर्डन को इतिहास का सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माना जाता है, लेकिन उनकी सफलता की नींव उनकी प्रसिद्ध विफलताओं पर टिकी है। उनकी कहानी के मुख्य बिंदु। हाई स्कूल टीम से बाहर किया जाना। माइकल जॉर्डन की सबसे प्रसिद्ध असफलता तब हुई जब वे हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में थे। उन्हें उनकी स्कूल की वर्सिटी बास्केटबॉल टीम के लिए बहुत छोटा होने के कारण नहीं चुना गया। वह इतने दुखी थे कि घर जाकर अपने कमरे में बंद होकर खूब रोए थे। हार को प्रेरणा बनाना। टीम से निकाले जाने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अगले 1 साल तक हर रोज घंटों अभ्यास किया। उन्होंने खुद से कहा था कि जब भी मैं अभ्यास करते हुए थकता था, मैं अपनी आंखों के सामने उस लिस्ट को देखता था जिसमें मेरा नाम नहीं था। पेशेवर असफलताएं। जॉर्डन ने खुद स्वीकार किया है कि उनके करियर में केवल जीत ही नहीं थी। उनके प्रसिद्ध कोट्स। मैंने अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए हैं। मैंने लगभग 300 गेम हारे हैं। 26 बार मुझ पर गेम जिताने वाला आखिरी शॉट लेने का भरोसा किया गया और मैं चूक गया। पिता की मृत्यु और संन्यास। 1993 में अपने पिता की हत्या के बाद जॉर्डन गहरे सदमे में थे और उन्होंने बास्केटबॉल से संन्यास ले लिया। उन्होंने बेसबॉल में हाथ आजमाया, लेकिन वहां वे असफल रहे। हालांकि 1995 में उन्होंने वापसी की और फिर से शिकागो बुल्स को लगातार 3 चैंपियनशिप जिताई। मुख्य सीख। जॉर्डन कहते हैं, मैं अपने जीवन में बार बार असफल हुआ हूं और इसीलिए मैं सफल हुआ हूं। उनकी कहानी सिखाती है कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। म्यूजिक जगत के सबसे महान बैंड्स में से एक द बीटल्स की सफलता के पीछे शुरुआती दौर में कई बड़ी असफलताओं और संघर्षों की एक लंबी कहानी छिपी हुई है। डेक्का रिकॉर्ड्स द्वारा सबसे बड़ी रिजेक्शन। द बीटल्स के करियर की सबसे मशहूर असफलता 1 जनवरी 1962 को हुई, जब वे डेक्का रिकॉर्ड्स के पास ऑडिशन देने गए। बैंड ने 15 गानों का प्रदर्शन किया, लेकिन कंपनी ने उन्हें यह कहकर खारिज कर दिया कि गिटार बैंड्स का जमाना अब लग चुका है। हैम्बर्ग में संघर्षपूर्ण जीवन। प्रसिद्धि मिलने से पहले बैंड के सदस्यों को जर्मनी के हैम्बर्ग में बेहद कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ा। उन्हें एक सिनेमा घर के पीछे बने गंदे बाथरूम में सोना पड़ता था और ठंडे पानी से नहाना पड़ता था। वे रोजाना 8 से 12 घंटे तक लगातार परफॉर्म करते थे, जिसके लिए उन्हें नींद भगाने वाली गोलियां एम्फेटामिन तक लेनी पड़ती थीं। अमेरिका में शुरुआती 4 रिजेक्शन। ब्रिटेन में सफल होने के बावजूद अमेरिका में कदम रखना उनके लिए आसान नहीं था। कैपिटल रिकॉर्ड्स ने 4 बार उनके गानों को यह कहते हुए रिलीज करने से मना कर दिया कि अंग्रेजी बैंड अमेरिका में नहीं बिकते। बाद में 1964 में एड सुलिवन शो में आने के बाद ही उन्हें वहां भारी सफलता मिली। सदस्यों का व्यक्तिगत संघर्ष और पतन।
अपनी सफलता के चरम पर भी उन्होंने कई विफलताओं और विवादों का सामना किया, जो अंततः उनके टूटने का कारण बने। 1966 में जॉन लेनन की टिप्पणी कि बीटल्स यीशु से अधिक लोकप्रिय हैं के कारण अमेरिका में उनके रिकॉर्ड जलाए गए और भारी विरोध हुआ। 1967 में उनके मैनेजर ब्रायन एपस्टीन की मृत्यु ने बैंड में नेतृत्व और प्रबंधन का संकट पैदा कर दिया। उन्होंने एप्पल कॉर्प्स नामक अपनी कंपनी बनाई, लेकिन खराब प्रबंधन और फिजूल खर्ची के कारण उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इन असफलताओं और संघर्षों के बाद भी बीटल्स ने अपनी लगन से काम जारी रखा और आज वे दुनिया के इतिहास में सबसे अधिक बिकने वाले संगीत कलाकार हैं।